अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एक ही टॉपिक है, दो डिफरेंट नाम है। ठीक है, एक ही टॉपिक है, दो डिफरेंट नाम है। तो बिना टाइम ज़ाया किए अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। ये जो लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है और 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम, पहले हम हिस्ट्री यानी ये किसने डिस्कवर किया था, कहाँ से आ गया था। तो हिस्ट्री में फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट क्लाउड लोइस बर्टोलेट इन 1803। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक फ्रांसीसी यानी फ्रांस के केमिस्ट ने, जिसका नाम था क्लाउड लोइस बर्टोलेट। उन्होंने 1803 में इसको किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपका आंसर होना चाहिए कि क्लाउड लोइस बर्टोलेट और 1803 में यानी 1803 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसका डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि आपके पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है कि जितनी भी रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये उसके अंदर होता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन ये इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर नहीं होता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, यानी वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बढ़ते हैं और रिवर्स यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो जितने भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होता है। तो आप लोगों से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अकर्स इन डैश रिएक्शंस, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि इट अकर्स इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगा इसका, state of reversible chemical reaction in which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called chemical equilibrium and dynamic equilibrium। तो state of reversible reaction यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की वो स्टेट यानी वो हालत जिसमें रेट यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, यानी आपके पास जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो स्पीड ऑफ यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कुछ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ए एंड बी रिएक्टेंट्स है। ये क्या है, लेफ्ट साइड पे हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखे कि द सब्सटेंस विच अकर्स on the left side of a reaction is known as reactants। ठीक है, यानी आपके पास जो सब्सटेंस है, जो रिएक्टेंट्स है, लेफ्ट साइड पे कौन से सब्सटेंस होते हैं, कौन से आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, किस चीज़ के होते हैं, वो रिएक्टेंट्स के होते हैं। वो किस चीज़ के होते हैं, रिएक्टेंट्स के होते हैं। और राइट साइड पे आपके किस के होते हैं, प्रोडक्ट्स के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल या सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो कि जनरल रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट्स ए एंड बी है, ये आपस में कंबाइंड होकर आपको दे रहा है प्रोडक्ट सी एंड डी दे रहा है। ठीक है, आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट सी एंड डी दे रहा है। अब ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ए एंड बी क्या हो रहे हैं, आपस में कंबाइंड होके ये रिएक्शन इस तरफ बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और आपको प्रोडक्ट सी एंड डी दे रहा है। ठीक है, तो शुरू में आपके पास जो रिएक्टेंट्स है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और प्रोडक्ट्स है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है या ज़ीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में मुसलसल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि अगर पानी ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाके पर हो तो वो खुद ब खुद कम ऊंचाई वाले इलाके की तरफ बहता है। ठीक है, इसी तरह ये रिएक्शन भी है। अगर आपके पास ये रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो मिकदार है, अमाउंट है, वो ज़्यादा है, तो खुद ब खुद ये क्या होगा कि ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो ये जो प्रोडक्ट्स है
तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये जो रिएक्टेंट्स है इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जब कम हो जाती है तो लाज़मी सी बात है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे इस हाथ में क्या है, 20 रुपये है, और इस हाथ में मेरे क्या है, 1 रुपये भी नहीं है, 1 रुपये भी इस हाथ में मेरा नहीं है। तो इस हाथ से मेरे 1-1 रुपये जो है वो मेरे लेफ्ट हाथ में आ रहा है। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट्स जा रहा है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ से मैंने जो पैसे उठाए तो यहाँ पे मेरे पास रह गई 20 रुपये में से मेरे पास 5 रुपये रह गए। ठीक है, और यहाँ पे 15 रुपये रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स जो है उनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्रोडक्ट्स जो है उनकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ऐसा वक्त आ जाता है कि जो प्रोडक्ट्स है ये पेड़ से रिएक्टेंट्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी ये डिकम्पोज होके पेड़ से रिएक्टेंट्स की तरफ क्या हो जाता है, आना शुरू हो जाता है। तो ये आता है रिएक्टेंट्स की तरफ। जब ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, इनका रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी यहाँ से जितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं उतने मॉलिक्यूल यहाँ से प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है वो रिएक्टेंट्स है उनकी दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, बराबर है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर होते हैं। तो आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर होगा। इसके साथ साथ मैं विजुअली एनिमेशन में भी आप लोगों को एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको देख ले, फिर उसके बाद आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये जो जनरल रिप्रेजेंटेशन थी इसकी, अब रियल एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। अमोनिया आप कैसे बनाएंगे कि जब आप इसको तकरीबन कोई 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और इस तरह 200 ATM इसको आप प्रेशर देंगे। ठीक है, तो इसको हैबर प्रोसेस कहते हैं। अमोनिया जब हम बनाते हैं कारखाने के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये क्या कहते हैं, आप एक कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स है, जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, वो क्या हो रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके पास अमोनिया बन रहा है। अब शुरू में जो रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज़्यादा थी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन अमोनिया की थी, कम थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और आपके पास प्रोडक्ट की मिकदार क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होगी, कम होगी, और प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब पेड़ से यही प्रोडक्ट्स अमोनिया जो है ये पेड़ से डिकम्पोज होकर खुद ब खुद टूटता है, खुद ब खुद क्या हो जाता है, टूटता है। जब टूटता है तो ये पेड़ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी पहले आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, अब बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये मुसलसल क्या हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त तक ये रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट की तरफ जाते रहेंगे जब तक के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं और जिस रफ्तार से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं वो आपस में बराबर हो जाए, तो उस वक्त तक ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन होता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के दौरान हम ये पढ़ लेते हैं कि कंसंट्रेशन एट द स्टार्ट, तो जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है
उनकी कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो शुरू में आपके पास जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। ये क्या है, मैक्सिमम। मैं यहाँ से ऊपर एरो कर लेता हूँ। तो शुरू में आपके पास रिएक्टेंट्स का जो मकदार है, जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो क्या है, मैक्सिमम है। और जो प्रोडक्ट्स है आपके पास, प्रोडक्ट्स, वो क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, मकदार क्या है, वो कम है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन A and B are maximum while concentration of reactant C and D are 0। तो शुरू में आपके पास इसकी जो रिएक्टेंट्स है इनकी कंसंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, मैक्सिमम है, MAX है, मैक्सिमम है। और इनकी क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन है। ये क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये C और D क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम। तो कुछ वक्त के बाद, जब वक्त गुजरता चला जाता है तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A and B डिक्रीजेज। तो लाजमी सी बात है कि कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ A and B, जो रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन कम होगी और जो प्रोडक्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, वाइल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C and D इंक्रीज स्लोली एंड ग्रेजुअली। और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोडक्ट C and D है, यानी प्रोडक्ट C and D, या इसके साथ आप अमोनिया भी ले सकते हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कुछ वक्त के बाद वो बढ़ता चला जाता है। तो आफ्टर सम टाइम कुछ वक्त के बाद आपके पास जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिनिमम यानी कम हो रही है। और जो प्रोडक्ट्स उनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैक्सिमम यानी इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन है, और रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, उसमें क्या तब्दीली आ रही है। वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यानी आपके पास जो रिएक्टेंट्स है या प्रोडक्ट्स है उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, यूनिट टाइम है। यूनिट टाइम आप 1 सेकेंड भी ले सकते हैं, 1 मिनट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट टाइम यानी 1 सेकेंड में जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो चेंज आ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है या उसमें कमी आ रही है, तो इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस हो गई। अब इसके बाद जो वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है उसकी डिटेल हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोग इसको देख ले। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम इन द बिगिनिंग व्हाइल द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 0। तो शुरू में आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टेंट्स मकदार में ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, जाहिर सी बात है। वाइल रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, वो 0 है, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसे हो जाए। ठीक है, but after some time sufficient amount of product C and D are formed as a result, rate of backward reaction increases। लेकिन कुछ वक्त के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट C and D है या अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आपके पास बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज वाइल but after some times a sufficient amount of product C and D are formed as a result, rate of backward reaction increase while forward reaction decreases। तो कुछ वक्त के बाद आपके पास जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना हुआ है तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। वो क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अंटिल रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। उस वक्त तक ये सिलसिला होता रहेगा, जारी रहेगा, जब तक उस वक्त तक के जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये आपस में बराबर हो जाए।
तो जब बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तक ये रिएक्शन होता रहेगा, उस वक्त तक ये रिएक्शन होता रहेगा। किस वक्त तक? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्या था, ये दिस स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को, इस हालत को, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है कंसंट्रेशन इज का इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होगी? ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम एट इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो उस पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। वो अमाउंट क्या होगी उनकी? सेम होगी, यानी 50-50 होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी रिएक्शन होता रहेगा। ठीक है, कुछ जितना अमाउंट रिएक्टेंट्स का फॉरवर्ड जा रहा है उतना अमाउंट प्रोडक्ट का क्या होगा, रिएक्टेंट्स की तरफ रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो ये सिलसिला होता रहता है, मजीद होता रहता है। अब आपके पास इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जब ये रिएक्शन होता है हैबर प्रोसेस में, जब आप अमोनिया बनाते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आपके पास अमोनिया बनता है तो आप जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है उससे आप फ़ौरन क्या हटाए, अमोनिया हटाए। अमोनिया जब आप हटाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन गया। अब अमोनिया से क्या बनाते हैं? आप यूरिया बनाते हैं फिर। ठीक है, अमोनिया से आप सॉल्वेट प्रोसेस के थ्रू क्या बनाते हैं? फिर अमोनिया बना लेते हैं। तो अमोनिया जब आप बना लेते हैं तो उस अमोनिया को आप क्या, आप वहाँ से हटाए तो आपके पास ये रिएक्टेंट फिर से इस्तेमाल होगी, फिर से आपके पास क्या बनाएगा? प्रोडक्ट अमोनिया बनाएगा। ठीक है, तो आपके पास रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? वो नहीं होगा। तो आपका जो मतलब है, आपका जो मकसद है वो आपका पूरा होगा, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम इसको ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करें आप लोग। ठीक है, ये ग्राफ देखिए कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आप लोगों के सामने है कि ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पे जीरो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ऊपर एरो का मतलब है कि ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? टाइम, ये ग्राफ, ये एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से कंसंट्रेशन बढ़ती है, यहाँ से टाइम बढ़ता है। तो शुरू में जो रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स यहाँ पे है। तो आप लोगों को पता है कि मैंने कह दिया कि शुरू में रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब देखिए ये रिएक्टेंट्स मुसलसल जब रिएक्शन हो रहा है तो ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या होगी? कम होगी। तो रिएक्टेंट्स की मिकदार क्या हो रही है? कम हो रही है। और जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट्स की मिकदार जब कम हो रही है तो प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होगी? बढ़ेगी। यहाँ पे रेड पेन से देखिए, मैंने एरो से लगाया हुआ है कि प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले क्या थे? यहाँ पे जीरो थे। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट का मिकदार पहले जीरो था। अब ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ से आप खुद देख ले कि इस ग्राफ से कि खुद प्रोडक्ट्स, आप खुद देख ले कि प्रोडक्ट्स की मिकदार क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ऐसा स्टेज आ जाता है जिस पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है ये आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल पैरेलल। दोनों ग्राफ के पैरेलल है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए ये रिएक्टेंट्स है ए एंड बी और ये प्रोडक्ट सी एंड डी है। तो रिएक्टेंट ए एंड बी का ग्राफ जो है वो भी पैरेलल हो जाता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट सी एंड डी का जो ग्राफ है वो भी क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी मसला है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और